मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। आज रूटीन के अनुसार आज शुक्रवार है और आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आप सब लोग के लिए आया हूँ। तो चलिए हम लोग पठन पाठन की ओर अग्रसर हों। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आप सभी छात्र छात्राओं मन लगाकर पढ़ेंगे और मैं प्रत्येक दिन रूटीनबद्ध जो है हर विषय का लेकर आपके पास आता रहूँगा। सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कल ज्योग्राफी का दिन था तो मैंने ज्योग्राफी का वीडियो आप लोग को दिया और आज रूटीन के अनुसार हिस्ट्री का है और कल भी हिस्ट्री ही रहेगा। तो मैं इन दोनों दिन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग ध्यान से इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि ये सब कंपटीशन और आपके सिलेबस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ी थोड़ी चीज़ जमा करने से एक दिन बहुत सारे चीज़ जमा हो जाते हैं। उसी तरह से थोड़ा थोड़ा जीके स्टोर करते करते हम लोग के पास बहुत सारे स्टोर हो जाएंगे जीके का, और फिर कोई भी कंपटीशन में निकालने में हम लोग को आसानी होगी। तो आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग चले। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 12 इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कक्षा 12 इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चले। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था। फिर से सुन लीजिए, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है वो मेरे, चौथा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो 4। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। दूसरे क्वेश्चन पर मैंने आपको बताया कि बौद्ध संगीत, चौथा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ प्रश्न आ जाए तो जम्मू कश्मीर सीधे छाप दीजिएगा आप लोग। जम्मू कश्मीर में चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग तीसरा प्रश्न पर चले। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो 4। वेदों की संख्या कितनी होती है, तो 4। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने। यहाँ पर चौथा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। किसने प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर ने। पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था। पांचवा क्वेश्चन फिर से समझिए कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान नहीं था। छठा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो। पहली बार हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। पहली बार हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग का समय लेना चाहूँगा मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राएं कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई प्रारंभ हुई तो हड़प्पा नामक स्थान से ही खुदाई प्रारंभ हुई थी। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो अगर यह परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आप सीधे छाप दीजिएगा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। नौवां प्रश्न पर आइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो रावी नदी के किनारे। उसके बाद 10वां प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। अगर यह प्रश्न आ जाए कि लोथल कहाँ स्थित है तो आप सीधे छाप दीजिएगा गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। उसके बाद प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक कौन थे, तो
G.S. लिविदेव थे। कौन थे? फिर से एक बार सुन लीजिए, रूस में भारत विद्या का जनक कौन थे? तो G.S. लिविदेव थे। G.S. लिविदेव थे। रूस में भारत विद्या का जनक कौन थे? तो G.S. लिविदेव थे। G.S. लिविदेव थे। फिर से एक बार क्वेश्चन कि रूस में भारत विद्या का जनक कौन था? तो G.S. लिविदेव थे। G.S. लिविदेव थे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलस कोटी था। निकोलस कोटी था। यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाला कौन विदेशी यात्री था? तो निकोलस कोटी था। निकोलस कोटी जो थे वो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आए थे। वही प्रश्न यहाँ पर है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो निकोलस कोटी थे। कौन थे? निकोलस कोटी थे। गोरखपुर का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से। अगर यह प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि गोपुरम का संबंध किससे है, तो हम लोग बड़ी आसानी से छाप सकते हैं, मंदिरों से है। फिर से एक बार क्वेश्चन, गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से। गोपुरम का संबंध किससे है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? तो मंदिर से है। अब आइए अगला प्रश्न पर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा या किसी कंपटीशन में आ जाए तो आप सीधे 1336 ईस्वी छाप दीजिएगा। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। अगर आपके सामने में प्रश्न आ जाए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है, तो आप सीधे छाप दीजिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है। कहाँ है? अजमेर शरीफ में। सुल्तान उल हिंद किससे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद जी ने किया था। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। किस संत ने किया था? तो रामानंद ने किया था। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित किया गया है? तो कबीर का। कबीर का। अगला क्वेश्चन है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित किया गया है? तो कबीर का। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित किया गया है? तो कबीर का। उसके बाद 18वां क्वेश्चन पर आइए, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का। किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का। इब्न बतूता का। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछ देता है कि किताब उल रेहला किनके द्वारा रचना की गई थी? तो हम लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन पर आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरदार किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। अगर प्रश्न आ जाए कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो हम लोग सीधे छाप देंगे मोरक्को का निवासी था। उसके बाद क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु कान्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु कान्हा थे। फिर से क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्र छात्राएं सुन लेंगे कि संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो सिंधु कान्हा थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रैताबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो मुंड्रो एंड रीड थे। कौन थे? मुंड्रो एंड रीड थे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, रैताबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो मुंड्रो एंड रीड थे। मुंड्रो एंड रीड थे। 23वां क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कर्नवालिस कोड क्या था? तो 1793 था। कर्नवालिस कोड क्या था? तो 1793 था। फिर से सुन लीजिए, कर्नवालिस कोड क्या था? तो 1793 था। कर्नवालिस कोड क्या था? तो 1793 था। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर आया था। आज 1 चैप्टर का समाप्ति हो रही है, कल से नए चैप्टर शुरुआत होंगे। तो कल से मैं 2nd चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर आपके पास आऊँगा। तो रूटीन के अनुसार आज इतिहास था जो मैंने आपको पढ़ाया। एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को आप सब लोग देख लीजिए।
प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक ने। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो अशोक ने। चौथा, बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा को। सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। पहली बार हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लेवीदेव को कहा जाता है। जीएस लेवीदेव को कहा जाता है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लेवीदेव को कहा जाता है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोली कोटी थे। कौन थे? निकोली कोटी थे। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने। रामानंद ने। किस संत ने किया था? रामानंद ने। फिर से एक बार क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद ने। रामानंद ने। बीजक में किसके उपदेशों को संग्रहित किया गया है? तो कबीर के। बीजों में किसका उपदेश संग्रहित किया गया है? तो कबीर के। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का। अगला क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। मध्ययुगीन यात्रियों का सरदार किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का। अब अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु कान्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु कान्हा। रैताबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो मुनरो एंड रीड थे। रैताबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मुनरो एंड रीड थे। अगला क्वेश्चन, कर्नवालिस कोड क्या था? तो 1793 था। कर्नवालिस कोड क्या था? तो 1793 था। तो यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए लेकर आया था, जो मैंने आपको पढ़ाया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे प्रश्नों को मनन करके अपने अंदर उतारेंगे और अपनी सफलता में 4 चांद लगाएंगे। यही आशीर्वाद मैं आप सभी छात्र छात्राओं को देता हूं कि आप लोग सफलता प्राप्त करके माता पिता, गुरुजनों और देश का नाम रोशन करें, क्योंकि आप सभी युवा पीढ़ी इस देश के कर्णधार है और आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोग अपनी इस जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने का प्रयास कीजिएगा। यही मेरा प्रार्थना है आप सभी लोगों से, और आप सभी लोगों से यह विनती भी है कि गुरुकुल SKJ इस क्लास के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं और आप लोग का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, जिससे मुझे अपार खुशी हो रही है। और मुझे अपार खुशी उस समय होगी जब आप सभी लोग सफलता के सोपान पर चढ़ेंगे और हमारा भारत माँ का नाम चौहों दिशाओं में फैलेगा और फिर से हम लोग जगत गुरु के श्रेणी में आ जाएंगे। धन्यवाद।